उत्तराखंड में धर्मांतरण का चल रहा है बड़ा खेल। पैसे और जमीन का लालच देकर कराया जाता है धर्मांतरण। देहरादून में लगभग 60 हिंदू लोगों का धर्मांतरण कराकर बनाया क्रिश्चियन। मामले में कार्रवाई जारी। अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी ने युवाओं के साथ लगाई दौड़। सीएम धामी ने खेला बैडमिंटन। सीएम धामी ने युवाओं से सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का लिया फीडबैक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीएम धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों से विकास कार्यों की जानकारी दी। सीएम धामी ने माल रोड अल्मोड़ा स्थित राजकीय पुस्तकालय का किया लोकार्पण। इस बीच सीएम धामी ने छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य विषय पर किया संवाद। और हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी पर कई धाराओं में है मुकदमा दर्ज। मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का। सबसे पहले बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में लव जहाद लैंड जहाद के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उसकी, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। आए दिन देवभूमि में धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं और इसी कड़ी में देहरादून रोड में बने एक चर्च में 60 से ज्यादा हिंदू लोगों को धर्मांतरण कराकर हिंदू से क्रिश्चियन बनाया गया। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों का पैसा और जमीन को लालच देकर इनका धर्मांतरण हुआ है। धर्मांतरण को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हैं। धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून भी बन गया है। वहीं सीएम धामी ने बिल्कुल साफ कहा है कि देवभूमि में धर्म परिवर्तन के लिए कोई जगह नहीं है। धर्मांतरण कानून पर उन्होंने बयान दिया और स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण और धर्मांतरण के लिए किसी तरह का कोई स्थान नहीं है। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि धर्मांतरण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों, विशेष रूप से युवाओं से मुलाकात की और उनसे सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। सुबह काल यानी कि प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई, बैडमिंटन भी खेला। इस दौरान युवा साथियों और स्थानीय लोगों से सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने युवाओं से कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी बहुत जरूरी है। खेल को हमें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा कि हम सभी मिलकर खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तन्मयता के साथ शामिल होकर खेल के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने का संकल्प लें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर युवा बेहद उत्साहित नजर आए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी जिलों के दौरे पर जाते हैं और रात्रि विश्राम वहीं करते हैं तो सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाते हैं। इस दौरान आम लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जानते हैं और सरकारी विकास योजनाओं, विकास कार्यों के बारे में फीडबैक भी लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधियों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस बीच सीएम धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत भी की है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि विकास कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की है। पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से दिए गए ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, सांसद अजय टम्टा, विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 91.24 लाख रुपए की लागत से मॉल रोड अल्मोड़ा स्थित राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली छात्र और छात्राएं थे
उनके साथ उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य विषय पर संवाद किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय पुस्तकालय भ्रमण के दौरान वहां आए छात्र छात्राओं से उनके शैक्षिक अनुभवों के बारे में चर्चा की, साथ ही पुस्तकालय के संसाधनों के बारे में फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने टाटा के CSR मद के माध्यम से रेड क्रॉस समिति अल्मोड़ा को दी गई वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जनपद के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, सांसद अजय टमटा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति और जिला अधिकारी वंदना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय, CDO अंशल सिंह के साथ ही अन्य लोग भी मौजूद रहे। बात करेंगे हरिद्वार पुलिस की, जहां GRP पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से फरार चल रहे जहर खुरानी गिरोह के 10,000 इनामी शातिर सदस्य को GRP पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी राहत ली है। जहर खुरानी गिरोह के द्वारा पिछले कई दिनों से कई वारदातों को अंजाम भी दिया गया था। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद की महिला को बेहोश कर नकदी और मोबाइल चोरी कर फरार हो गए थे। GRP पुलिस की ओर से जहर खुरानी गिरोह को पकड़ने के लिए टीम का गठन भी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित की। साथ ही पुलिस ने फरार चल रहे जहर खुरानी गिरोह के 10,000 के इनामी बदमाश को फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया। GRP SSP गगनपाल सिंह का कहना है कि हरिद्वार में एक जहर खुरानी गिरोह सक्रिय था, जिनकी ओर से पहले भी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इस गिरोह के 2 सदस्यों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी रखा था। GRP पुलिस ने इस आरोपी को फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में आरोपी से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। एक जहर खुरानी का गैंग था जो पिछले दिनों 2-3 घटनाएं करके फरार चल रहा था। उसमें 2 मुलजिम ऑलरेडी पकड़ चुके थे पहले। आज एक सैलेन नाम का एक यूज है, जिसको GRP हरिद्वार की पुलिस ने फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया है। इस पर 10,000 का इनाम पहले से घोषित था, क्योंकि काफ़ी दिन से फरार चल रहा था ये। हाँ, इनके 2 साथी पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। नन्हे नाम का इसका गैंग लीडर है, जो इस समय वर्तमान में भी जेल में है, और ये उसी गैंग का मेंबर है। बहुत दिन से फरार चल रहा था, करीब 6-7 महीने से फरार चल रहा था, और अभी काफ़ी प्रयास करने के बाद इन थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये फर्रुखाबाद में कहीं रह रहा है, तो उन्होंने अपनी टीम भेज करके पूरा इसकी गिरफ्तारी करवाई है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, और आप जानते हैं कि रेलवे में जहर खुरानी का अपराध बहुत ही गंभीर अपराध माना। उत्तराखंड में भी खबर चलाने के बाद जिहादियों ने सुदर्शन न्यूज के पत्रकार पर जानलेवा हमला किया है। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार पर जिहादियों ने जानलेवा वार किया। दरअसल सुदर्शन न्यूज ने देवभूमि उत्तराखंड में चल रहे नशा जिहाद को लेकर एक खबर चलाई थी, और तब से ही कृष्णा जिहादियों के निशाने पर थे। लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। शनिवार की देर शाम कृष्णा अपने घर जा रहे थे, तभी जिहादी ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, इन जिहादियों ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर दोबारा इस इलाके में दिख गए तो सर तन से जुदा किया जाएगा। नहीं, जब मैं वहां से आ रहा था रास्ते से, मैं देखा कि कुछ लोग गाड़ी में पत्थर मार रहे थे, और पत्थर मारते वो लोग निकल गए, वहां से भाग गए थे। उस टाइम पे वहाँ कोई मुझे दिखाई, मतलब पत्थर मार दिखाई दिए, लेकिन वो भाग गए। मैं पहचान नहीं पाया उन्होंने कौन थे वो लोग। लेकिन ये सुदर्शन चैनल के साथ बदतमीजी हो रही है बहुत ज़्यादा, और धौंस दे रहे हैं हमारे कृष्ण भाई को कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, और तुम घूम नहीं सकते शहर के अंदर, और तुम जहाँ तुम आओगे तुम बताओ कहाँ आ रहे हो, हम वहाँ पे आ रहे हैं। तुम्हारे साथ बदतमीजी, उल्टी सीधी बदतमीजी कर रहे हैं कृष्ण भाई के साथ में। हम कृष्ण भाई के साथ में खड़े हुए हैं, सुदर्शन चैनल के साथ में खड़े हुए हैं। हम कभी भी इनके ऊपर आँच नहीं आने देने के, चाहे हमारी जान चली जाए, हम इनके साथ में हैं, और हम नशा जिहाद के खिलाफ है, और पूरे खिलाफ है हम इनके। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम हो शहर में जो कि हमारे नई युवा को, आने वालों को कोई पीड़ा हो, या हमारे बड़े भाई को या बड़े दादा को या किसी को भी कोई दिक्कत हो। हम नहीं चाहते इस चीज़ को। हम चाहते हैं कि हमारा शहर बिल्कुल नशा जिहाद से बिल्कुल वापस गुजरे। जी, मैं कहीं किसी प्रकार भी आप उन लोगों के मतलब सहयोगी नहीं हूँ। आपके साथ जो कुछ हुआ, मैं आपके दुख हूँ। जो यहाँ पे साथ में हूँ, लगभग जितनी भी घटनाएं हुई हैं आपके साथ मेरे सामने हुई हैं। लगभग 2-4 बार उनको पत्थर मारे हैं आपकी गाड़ी पर, आपका कांच भी टूटा है सामने से, और आपने उनको थोड़ा बहुत बच्चा समझ के नज़रअंदाज भी किया है, मगर आपने कहा कि उन बच्चों चले जाओ, फिर भी नहीं पाने। मैं थोड़ा पीछे से आ रहा, मैं अधिकतर देख नहीं पाया।
तो सुदर्शन न्यूज के पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है और एक बार नहीं बल्कि कई बार कृष्णा कुमार के ऊपर इस तरीके से जिहादियों ने यह हमला किया है और कृष्णा कुमार ने सिर्फ जिहाद और जिहादियों से जुड़ी खबरें दिखाई हैं, उनका पर्दाफाश किया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से नशा जिहाद को लेकर एक बड़ा अभियान सुदर्शन न्यूज की ओर से छिड़ा गया था और उत्तराखंड में नशा जिहाद किस तरीके से बढ़ रहा है, कैसे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और जिहादी इसमें किस तरीके से संलिप्त पाए गए, वो खबर हमने आपको दिखाई थी। और कृष्णा कुमार ने ही इस खबर को कवर किया था, उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, इसको रिपोर्ट किया था, जिसके बाद ये जिहादी बौखलाए हुए हैं और एक के बाद एक ना उनको केवल धमकी दे रहे हैं बल्कि कई बार कृष्णा कुमार के ऊपर जानलेवा हमला भी कर चुके हैं। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो जिहादी हैं, जिनकी ओर से ये धमकी दी गई है, जिनकी ओर से जानलेवा हमला किया है, बहुत जल्द इन जिहादियों को पकड़ लिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं भक्तों ने भगवान बद्री का आशीर्वाद लिया, इसके साथ ही पूजा अर्चना भी की। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तैयारी मंदिर समिति की तरफ से पहले से की गई थी। वहीं शनिवार को बद्रीनाथ धाम में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर शीतकालीन के लिए कपाट बंद कर दिए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जरा देखिए आप। चार धाम में शुमार विश्व प्रसिद्ध भगवान बद्रीनाथ के कपाट मंदिर समिति और पंडितों की तरफ से विधि विधान से पूजा अर्चना कर शनिवार को 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि कपाट बंद होने से पहले सुबह से ही भक्तों का मंदिर में पूरा हुजूम देखा गया, जहां भक्तों ने भगवान बद्री विशाल का जलाभिषेक किया और साथ ही भगवान बद्री की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान भगवान बद्री के जयघोष से पूरा मंदिर गुंजायमान हो उठा। हर कोई बाबा बद्री के जयकारे लगाते हुए नजर आए। कपाट बंद होने को लेकर पहले से ही मंदिर समिति की तरफ से पूरी तैयारियां की गई। शुक्रवार को पंच पूजाओं के चौथे दिन माता लक्ष्मी का आवाहन कर पूजा संपन्न हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और कढ़ाई भोग अर्पित किया गया। शनिवार को मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी द्वारा स्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में प्रतिष्ठापित किया और साथ ही उद्धव व कुबेर जी की प्रतिमा को मंदिर परिसर में लाए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि माड़ा गांव की महिला मंगल दल की महिलाओं की ओर से तैयार किए गए घृत कंबल, जिसमें घी में भिगोया ऊन का कंबल को भगवान बद्रीनाथ को उड़ाया गया। इसके बाद शनिवार को अपराह्न 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम को भव्य तरीके यानी कि गेंदे के फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया, जो हर किसी भक्त का मन छू रहा है। मंदिर को इतना भव्य तरीके से सजाया गया कि हर भक्त भगवान बद्री के दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे और साथ ही भगवान बद्री का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि इस बार बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई 2022 दिन रविवार को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और साथ ही इस बार भक्तों ने चार धाम में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। दरअसल पिछले 2 साल कोरोना को लेकर चार धाम यात्रा प्रभावित रही, जिसके चलते भगवान बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार कोविड समाप्त होने के बाद चार धाम यात्रा शुरू होने पर भक्तों ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। आपको बता दें कि इस बार बद्रीनाथ धाम में लगभग रिकॉर्ड 17,47,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भक्तों ने बनाया। इस बार जो है चार धाम यात्रा है, इसमें श्री बद्रीनाथ धाम में 17,60,000 से अधिक यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और ये पिछले वर्षों की तुलना में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। और इसके साथ ही जो है मंदिर समिति ने इसके सफल संचालन में इतने तीर्थयात्रियों के सुगम दर्शन में व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसमें प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग रहा है मंदिर समिति को। और इससे जो है श्रद्धालुओं में और भी आस्था और सुविधाओं के संबंध में जो है यात्रा करने के लिए जो है आगामी वर्षों के लिए भी जो है वो आएंगे। इससे जो है एक अच्छा संदेश गया है।
और मंदिर समिति को लगभग जो है 33 करोड़ के आसपास जो है आय इस वर्ष हुई है, और इसको भी जो है यात्री सुविधा के लिए और यात्रा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मंदिर समिति इसमें प्रयास करेगी। दरअसल चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पूरे पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया था कि चार धाम में यात्रा करने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो, जिसके लिए पूरी तैयारियां की गई थी। यहाँ तक कि यात्रा पड़ावों पर सरकार की तरफ से पूरी डॉक्टर्स की टीम तैनात थी, ताकि यात्रियों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने पर तुरंत उपचार किया जा सके। और साथ ही प्रशासन की टीम भी यात्रा पड़ावों पर मौजूद रही, ताकि यात्री चार धाम में सरल, सुगम और सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सकें। भगवान बद्री विशाल के दर्शन को लेकर ऐसी मान्यता रही है कि कहते हैं जो भी भक्त अगर सच्चे मन से भगवान बद्रीनाथ में पूजा अर्चना कर दर्शन करते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी कौसानी में जिला प्रशासन की तरफ से 2 दिवसीय कौसानी महोत्सव का आयोजन कौसानी में स्थित एक आश्रम में किया जा रहा है। वहीं कौसानी महोत्सव का सूबे के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि कौसानी महोत्सव के रूप में कौसानी स्थल का महत्व प्राकृतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक रहा है। दरअसल कौसानी की मिट्टी की ही तासीर रही है, जिसने गुंसाई नंदन पंत को सुमित्रा नंदन पंत के रूप में राष्ट्रीय पटल पर पहचान दी। यहाँ तक कि चाय विदेशी में यहाँ की जो चाय है वो विदेशों में भी विख्यात है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी काव्य रचना पल्लव और वीणा में कौसानी का सुंदर चित्रण भी किया है। सूबे के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का कौसानी महोत्सव में कहना है कि महात्मा गांधी की तप स्थली और सुमित्रा नंदन पंत के रूप में कौसानी विश्व पटल पर स्थापित है। पर्यटन नगरी कौसानी महोत्सव आयोजित होने से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शक्ति आश्रम है और यहाँ पंत जी की वीथिका भी है, जो दोनों एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं और इस पर्यटन नगरी को और सुंदर रूप निखरने में यहाँ के पर्यटकों को और सहयोग मिलेगा। और आज के ये जो महोत्सव है, महोत्सव के माध्यम से इसकी प्रेरणा और लोग भी लेंगे और आने वाले समय में ये महोत्सव और सुंदर, अनूठा और बढ़िया होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कौसानी एक फेमस पर्यटक स्थल है और ये अपने आप में एक अनूठा पर्यटक स्थल है। इस पर्यटन स्थल को हम देश विदेश में प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन इतना टूरिस्ट का फ्लो यहाँ पर नहीं है। इस तरह का आयोजन करके, कौसानी महोत्सव का आयोजन करके हम ये आगाज़ करने जा रहे हैं कि कौसानी में आइए और आप लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक कंसेप्ट आया है वर्केशन का कि लोग बाग अब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो अगर ऐसे टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट करें, वो 10-15 दिन यहाँ आए कौसानी में साहसिक पर्यटन भी वो देखें, बर्ड वॉचिंग का नज़ारा लें और रोज़ सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त इतना अद्भुत यहाँ पर होता है। दूसरा, यहाँ जैसे इतने सारे राइटर्स आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, तो उनको यहाँ एक अद्भुत अनुभूति होती है, इसलिए वो यहाँ पर आए। तो ये इसी विधा को और इसी यहाँ की लोक संस्कृति को दिखाने के लिए, यहाँ को आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन। द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर उखीमठ आगमन को लेकर मंदिर समिति की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के आगमन को लेकर ओंकारेश्वर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। आपको ये भी बता दें कि ओंकारेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, भव्य रूप इसको दिया गया है। सोमवार को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के उखीमठ आगमन के स्थानीय जनता में भारी उत्साह इसे लेकर बना हुआ है और महिलाओं प्रवासियों ने उखीमठ की ओर रुख भी कर दिया है। ओंकारेश्वर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। 8 साढ़े 8 क्विंटल फूलों से, गेंदे के फूलों से
मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं का मंदिर समिति हृदय से अभिनंदन करते हैं। शीतकाल में श्री ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी की, मद्मेश्वर जी की शीतकालीन पूजाएं कल परसों से मद्मेश्वर जी की संपन्न होगी और केदारनाथ जी की पूजाएं आपको तो विदित ही है कि यथावत संपन्न हो रही। भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ आगमन पर मंसूना में 3 दिवसीय मद्महेश्वर मेला आयोजित होगा, जिसमें स्थानीय महिलाओं और कलाकारों ने अपने भजनों और नृत्य से समा बांध दिया। वहीं मेले का देर साय तक भरपूर लोगों ने लुत्फ उठाया, जमकर इसका आनंद लिया, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मद्महेश्वर मेले के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केदारनाथ विधायक श्रीमती शैला रानी रावत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वो इसमें शामिल हुई, जहां उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की तर्ज पर मद्महेश्वर धाम की यात्रा संचालित करने के लिए सामूहिक पहल की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक मेले हमारे धरोहर हैं, जिनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जाता है कि जो लोग हमारे यहाँ पे जो लोकल कलाकार हैं, बच्चे हैं, उनको उचित मंच नहीं मिलता है, तो हमने यही सोच के मेला का शुभारंभ किया था कि यहाँ पे मंच मिले, छोटे बच्चों को उनका मंच मिले, जिसमें प्रोत्साहन बढ़े। महिला मंगल दल हैं, झिझकती हैं आगे जाने में, आगे हमारे ब्लॉक स्तरीय, राज्य स्तरीय कहीं ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पे वो लोग झिझकते हैं। इसलिए हमने इस मेले का उद्घाटन किया है। यहाँ पे जो बाहर से जो व्यापारी बंधु आते हैं, हमारी गरीब माता बहनों को जो है सस्ती सामान है हमारे द्वार पर मिल जाते हैं और लोग यहाँ पे मिलने। अगले यात्रा सीजन में देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा चलाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अगले यात्रा सीजन में देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा शुरू हो सकती है, जिसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव भेजा है। नागर विमानन महानिदेशालय से अगर इस रूट को मंजूरी मिल जाती है तो यात्रियों को सहस्त्रधारा हेलीपैड से केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण में उत्तराखंड राज्य में हेली सेवा के विस्तार और आगामी यात्रा सीजन में यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के उद्देश्य से सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान बताया गया कि यूकाडा के स्तर से देहरादून से बद्रीनाथ, केदारनाथ वैली से बद्रीनाथ, गौचर से केदारनाथ अतिरिक्त रूट पर हेली सेवा का प्रस्ताव है। इस संबंध में यूकाडा अपने स्तर से प्रस्ताव का परीक्षण कर शासन को समय से उपलब्ध कराएगा। वहीं हेली सेवा की शुरुआत होने से पर्यटकों और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के ऊखीमठ की निकटवर्ती ग्राम पंचायत फापज बरसाल में 33 सालों के बाद आयोजित पांडव नृत्य का समापन पांडवों के अस्त्र शस्त्र विसर्जित करने के साथ ही हो गया। पांडव नृत्य के समापन अवसर पर महिलाओं और ग्रामीणों की आंखें छलक उठीं। इस दौरान महिलाओं में भावुक क्षण देखने को मिले। आपको ये भी बता दें कि 26 अक्टूबर से शुरू हुए पांडव नृत्य में गंगा स्नान, तीर्थ भ्रमण, नगर भ्रमण, गौड़ाकूथिक, मोरू, नारायण स्थापना सहित अनेक परंपराओं का निर्वहन किया गया। पांडव नृत्य में बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। पौराणिक काल में इस घाटी में केदार घाटी के, चाहे आप पद्मेश्वर घाटी की ओर बोले या कालीमठ घाटी के, कुछ न कुछ अवशेष आज भी पांडव कालीन हैं। और पांडव यहाँ पे शांति, अज्ञातवास, शिव की खोज में आए थे। और निश्चित रूप से पांडव लीलाओं को लेकर लीला आज चाहे रावलेक में हो, पाली फापंज में, हमारे चौमासी में, केदार घाटी में, विभिन्न जगह बहुत उत्साह लोगों में है। हमारी दिहाड़े आते हैं, आपसी भाईचारा, हमारा मिलन होता है, क्षेत्र के विकास की भी बात होती है। निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन से हमारे क्षेत्र को एक पहचान मिली।
भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर राशि से अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई है। भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के राकेश्वरी मंदिर राशि आगमन पर ग्रामीणों की ओर से भजन संध्या का आयोजन कर भगवान शंकर की महिमा का गुणगान किया गया। भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली की सैकड़ों भक्त अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही शाम भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव पहुंचेगी और 21 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के आगमन पर ग्रामीणों की ओर से पुष्प अक्षत्रों से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही लाल पीले वस्त्र अर्पित कर विश्व समृद्धि की कामना भी की गई। श्री मद्महेश्वर जी के दिव्य मंदिर के कपाट 18 नवंबर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर जी का दिव्य अभिषेक के बाद महादेव की जो चल विग्रह मूर्ति है, पहले दिन अपने प्रथम पड़ाव के लिए गोंडार स्थित ग्राम में आकर के भगवान द्वितीय पड़ाव अपने दिव्य स्थान राकेश्वरी देवी मंदिर रांची में आज यहाँ से प्रस्थान करके भगवान शिव का जो विग्रह स्वरूप है वह गिरिया नामक स्थान पर जहाँ भगवान शिव आज रात्रि प्रवास करेंगे, वहाँ पर भगवान की सारी पूजाएं संपन्न होकर कल प्रातः काल में 8:30 बजे भगवान का जो दिव्य विग्रह स्वरूप है चल विग्रह मूर्ति अपने 4 दिन के प्रवास के बाद अपने मठ ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में 21 नवंबर को ठीक मध्याह्न 1 बजे भगवान अपने मठ में गमन। उत्तराखंड के लालकुआ नगर वासियों के लिए शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि यातायात व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है और यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए सड़कों के दोनों अवैध रूप से खड़े हो रहे टेम्पो और ट्रक सहित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया भी जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों के सहयोग की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग के बिना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने कहा है कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लालकुआ पुलिस की ओर से अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत लगातार अवैध कच्ची शराब तस्कर, वाहन चोर, ड्रग्स, स्मैक तस्करों को पकड़ने में पुलिस कामयाबी हासिल कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि लालकुआ पुलिस पिछले 2 महीनों में कई अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों को जेल भी भेज चुकी है। अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए मुखबिरों से सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण करवाने पर और अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है